नमस्ते बच्चों, गुरुकुल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं सरोज शास्त्री आज आपको संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत वर्ण संयोजन एवं वर्ण विच्छेद के विषय में पढ़ाऊंगी। बच्चों, पिछली कक्षा के अंतर्गत हम वर्ण संयोजन के विषय में चर्चा कर चुके हैं, इसके विषय में पढ़ चुके हैं। आज की कक्षा के अंतर्गत हम वर्ण विच्छेद के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। वर्ण विच्छेदन। वर्ण विच्छेद क्या होता है बच्चों? वर्ण विच्छेद जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन क्या था कि वर्णों को जोड़ करके शब्द बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्ण संयोजन। ठीक है बच्चों, किंतु वर्ण विच्छेद क्या है? वर्ण विच्छेद क्या है? वर्ण संयोजन के विपरीत, वर्ण संयोजन के विपरीत किसी शब्द में आए वर्ण कौन से हैं? स्वर तथा व्यंजन। स्वर तथा व्यंजन को अलग अलग करके लिखना, अलग अलग करके लिखना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। ठीक है बच्चों, अर्थात क्या है? किसी शब्द, कोई शब्द है, शब्द कैसा हो? सार्थक। ठीक है बच्चों, सार्थक शब्द हो, उस शब्द में आए वर्ण कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। जैसा कि हमने स्वर और व्यंजन के विषय में विस्तार से चर्चा की थी। ठीक है बच्चों, पिछली कक्षा के अंतर्गत हमने स्वर और व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अयोगवाह स्वरों की मात्राएं, इस विषय में हमने पूर्ण जानकारी प्राप्त की थी। उनको अलग अलग करके लिखना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। ठीक है बच्चों, वर्ण विच्छेद कहलाता है या वर्तनी विश्लेषण भी से कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, वर्तनी क्या होता है? वर्तनी होता है किसी शब्द की, आंग्ल भाषा के अनुसार देखिए, अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं वर्तनी को? स्पेलिंग। किसी शब्द की स्पेलिंग कि उसमें किसी शब्द में कौन कौन से स्वर हैं, अर्थात इंग्लिश भाषा में जैसे आप बोलते हो वोवल है, और कौन कौन से उसमें व्यंजन हैं, अल्फाबेट्स। जैसे आप इंग्लिश भाषा में बात करते हो कि कौन कौन से उसमें वर्ड दिए हुए हैं, अक्षर दिए हुए हैं, तो उनको अलग अलग करना ही क्या कहलाता है? वर्तनी विश्लेषण। ठीक है बच्चों, वर्तनी विश्लेषण। देखिए बच्चों, वर्तनी विश्लेषण, अब इसके विषय में एक मुख्य बात यह बताना चाहते हैं कि संस्कृत भाषा विश्व की सभी भाषाओं में सर्वप्रमुख है और प्राचीन भाषा है। एकमात्र यही भाषा ऐसी है जिसमें जैसा उच्चारण किया जाता है वैसा ही लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है, जिसमें जैसा संस्कृत भाषा में जैसा उच्चारित किया जाता है, जैसा बोला जाता है, वैसा ही इसको लिखा जाता है। अन्य भाषाओं में ऐसा नहीं होता। जैसे इंग्लिश भाषा की हम बात करते हैं तो उसमें जैसे किसी शब्द की वर्तनी लिखें, किसी शब्द का वर्ण विच्छेद करें, ठीक है बच्चों, या किसी शब्द की स्पेलिंग लिखें, तो स्पेलिंग में जैसे कोई शब्द है, देखिए
शुद्ध वर्तनी मतलब ये वर्तनी बोलने के अनुसार लिखा भी वैसा ही गया है, किंतु इसी स्पेलिंग में अगर दूसरा शब्द देखें तो CUT कट क्यों है, इसे कुट क्यों नहीं कहा गया? कभी आपने विचार किया इस विषय में कि इंग्लिश भाषा में जैसा बोला जाता है वैसा लिखा क्यों नहीं जाता? किंतु संस्कृत भाषा में ऐसा नहीं है। संस्कृत भाषा में शब्द का जिस तरह से उच्चारण किया जाता है, जिस तरह से शब्द को बोला जाता है, उसे उन्हीं शब्दों में, उन्हीं वर्णों में, उन्हीं अक्षरों में लिखा जाता है। जैसे हम शब्द का उच्चारण करें, देखिए बच्चों, जैसे हमने शब्द लिखा, अब देखिए आप हिंदी भाषा के अनुसार भी इस शब्द का जब उच्चारण करेंगे तो इसको क्या कहेंगे? राम। क्या कहेंगे? राम। ठीक है बच्चों, तो राम कहने में भी इसका शुद्ध उच्चारण नहीं हो रहा ना। इसमें राम में देखो र की मात्रा का तो हमें उच्चारण रूप में पता चल रहा है, किंतु म के साथ कौन कौन से वर्ण है इस बारे में हमें पता नहीं चल रहा ना। किंतु यदि हम संस्कृत भाषा में इसका उच्चारण करेंगे तो इस शब्द का उच्चारण हम किस प्रकार करेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? देखिए क्या कहेंगे हम इसे? राम। ठीक है बच्चों, विसर्गे लगेंगे तो राम। इस प्रकार जब लिखा हुआ है शब्द तो इसे क्या कहेंगे? राम। क्या कहेंगे? राम। अब देखिए राम का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे राम का, तो हमें स्पष्ट रूप में पता चल रहा है कि इसमें कौन कौन से वर्ण हैं। देखिए सबसे पहले र है, तो र को उसके र क्या है? व्यंजन है, तो उसको व्यंजन को उसके मूल रूप में लिखेंगे। मूल रूप में लिखने का क्या विधान था? जैसा कि हमने यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब व्यंजनों को उनके मूल रूप में लिखा जाता है तो किस प्रकार लिखा जाता है? किस प्रकार लिखा जाता है बच्चों? उनको हलंत रूप में लिखा जाता है, इस तरह से। ठीक है बच्चों, हल रूप में लिखा जाता है। हल व्यंजन का अपना यही मूल स्वरूप है। इनके इस मूल स्वरूप होने के कारण इन्हें हल भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इनको इनके हलंत मूल रूप में लिखेंगे हल के साथ। और अब देखिए इसके साथ मात्रा कौन सी है? मात्राओं के अंतर्गत हमने पढ़ा था स्वरों की मात्राएं। आ की मात्रा के लिए इस प्रकार की मात्रा है, तो यहाँ पर ये किसकी मात्रा है? आ की। ठीक है बच्चों, तो हम जिस स्वर की मात्रा है उस स्वर को हम उसके असली रूप में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आगे है देखिए राम। अब म का जब हम उच्चारण करेंगे तो म के साथ हमें अ स्वर की ध्वनि भी सुनाई दे रही है, प्रतीत हो रही है ना? राम उच्चारित कीजिए आप, राम। ठीक है बच्चों, तो म के साथ हमें अ की ध्वनि भी स्पष्ट रूप में सुनाई दे रही है, प्रतीत हो रही है। तो इसलिए इस शब्द का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो उसमें आए वर्णों, व्यंजन और स्वर को उनके अलग अलग रूप में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, उनके अलग अलग रूप में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए आपको शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना सबसे ज्यादा जरूरी है। शब्दों का जब हम शुद्ध उच्चारण करेंगे तो हमें उनके वर्णों अर्थात स्वर और व्यंजनों का स्पष्ट रूप में बोध अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे अब शब्द देखिए, हम संयुक्त वर्ण से संबंधित शब्द देते हैं यहाँ पर, जो कि आपकी पुस्तक के अभ्यास में भी दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, आपके पाठ के अंतर्गत अभ्यास में दिया हुआ है। तो शब्द क्या है यहाँ पर? अब इसका उच्चारण कीजिए। तो शब्द क्या है यहाँ पर? उद्याने। शब्द का उच्चारण कीजिए, उद्याने। अब देखिए उद्याने कहने से इसमें कौन कौन से स्वर और व्यंजन हैं उनका हमें स्पष्ट रूप में स्वयं ही पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन से स्वर और व्यंजन हैं।
तो सबसे पहले कौन सा है वर्ण इसमें उ। ठीक है बच्चों, द्य। अब देखिए द्य, जब द्य का हम उच्चारण करेंगे, द्य को जब हम बोलेंगे तो उसमें साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें द और य, द्य। देखिए द और य, द्य, जिसमें द के साथ कोई भी स्वर हमें प्रतीत नहीं हो रहा द्य। द के एकदम बाद य का उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ पर य। ठीक है बच्चों, अब देखिए य के साथ कौन सी मात्रा है आ की। ठीक है बच्चों, आगे है न जमा, न जमा मात्रा किसकी आगे ए की। ठीक है बच्चों, उद्याने, अब यहां से देखें उद्याने। ठीक है बच्चों, उद्याने, पता चल रहा है ना आपको। उच्चारण में जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण से ही इनके वर्णों का हमें इनके स्पष्ट रूप में ज्ञान हो जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए शब्द देखिए, उच्चारण कीजिए अब इस शब्द का। स्त्रीलिंग, क्या शब्द है ये स्त्रीलिंग। अब देखिए यहाँ पर इसका उच्चारण करेंगे तो हमें सभी वर्णों का पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन से वर्ण हैं। देखिए स्त्रीलिंग, तो सबसे पहले स की आवाज आई ना, स्त्री, तो सबसे पहले क्या आएगा स को यहाँ पर आधे रूप में लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या है कि अपने मूल रूप में है, इसके साथ कोई भी स्वर नहीं है। जैसा कि हमने परिभाषा के अंतर्गत पढ़ा था कि व्यंजन क्या होते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है बच्चों, स्वरों की सहायता से कैसे, जैसे ये व्यंजन हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन व्यंजनों में अस्वर मिला हुआ है। यदि इनको इनके मूल रूप में लिखें तो स्वर, तो व्यंजन कैसे होंगे, हलंत के साथ होंगे। व्यंजन कैसे होंगे, हलंत के साथ होंगे, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पर अस्वर के साथ हैं, किंतु यहाँ पर स कैसा है, आधा है। यदि किसी भी व्यंजन के साथ कोई स्वर ना हो तो वो कैसा होता है, आधा होता है। तो यहाँ पर स लिखा हुआ है, तो ये अपने मूल रूप में ही होगा, इसके साथ कोई भी स्वर नहीं है। आगे देखें, आगे संयुक्त व्यंजन का प्रयोग किया गया है इसमें। तो इस संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन हैं, उच्चारण कीजिए त्र, त जमा र। मात्रा किसकी है, इस प्रकार की मात्रा कौन से स्वर की है, दीर्घ ई की। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आएगा दीर्घ ई। आगे देखिए लिंग, तो यहाँ पर ल जमा कृसवी, मात्रा कौन सी है, कृसवी की है ना। ठीक है बच्चों, कृसवी की मात्रा है, तो यहाँ पर कृसव ई। अब देखिए यहाँ पर दो व्यंजन एक साथ हैं, ऊपर और उसके नीचे। ठीक है बच्चों, जब इस रूप में, पहले भी हमने चर्चा की थी, जब इस रूप में दो व्यंजन एक साथ हो तो देखिए जो ऊपर वाला व्यंजन होता है उसका उच्चारण सबसे पहले होगा और नीचे वाला जो व्यंजन होगा उसका उच्चारण बाद में होगा, और ये स्वर वाला होगा। कैसा होगा, ये स्वर वाला होगा, पूर्ण स्वर होगा, पूर्ण व्यंजन होगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे ऊपर कौन सा व्यंजन है, अंग, और उसके पश्चात ग, और के साथ क्या है, विसर्ग, और के साथ क्या है, विसर्ग। ठीक है बच्चों, तो क्या बन गया ये, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। ठीक है बच्चों, शुद्ध उच्चारण हम करेंगे तभी हमें उसमें स्पष्ट साफ साफ सभी स्वरों का और व्यंजनों का हमें पता चल जाएगा, जिसको हम आसानी से लिख सकेंगे। ठीक है बच्चों, आगे शब्द देखिए, जैसे आपकी पुस्तक के अंतर्गत हैं, क्या शब्द है ये, नूतन।
साथ मात्रा कौन सी है, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, नूतनानि। अर्थात यहाँ पर न की जो मात्रा है वो कैसी है, दीर्घ है। दीर्घ में क्या होता है, दो मात्राओं का जोड़ होता है, दो मात्राओं जितना समय लगता है तो इसको हम नूतनानि ऐसे लंबे उच्चारण में हम इसको बोलते हैं ना। तो जहां पर दो मात्राओं जितना समय लगे वहां पर कौन सा स्वर होता है, दीर्घ, दीर्घ होता है ना। तो यहाँ पर कौन सा उ होगा, दीर्घ। ठीक है बच्चों, दीर्घ। आगे है त जमा अ जमा न, जमा न के साथ क्या है, आ जमा न जमा त्रिसवी। ठीक है बच्चों, जमा त्रिसवी। तो क्या बन गया ये, नूतनानि। ठीक है बच्चों, आगे शब्द देखिए, आगे शब्द देखिए, जैसे हम शब्द लेते हैं यहाँ पर कक्षा। ठीक है बच्चों, कक्षा। अब देखिए ये भी संयुक्त व्यंजन वाला शब्द है। देखिए इसमें कौन कौन से वर्ण होंगे, सबसे पहले क के साथ क्या है, अ जमा। अब देखिए क्ष में कौन कौन से व्यंजन हैं, वो है देखिए क जमा श जमा आ। ठीक है बच्चों, कक्षा। आप उच्चारण भी करते हो तो क्या शब्द बनता है ये, कक्षा। तो देखिए कक्षा में हमने जब उच्चारण किया तो कक्षा क श आ गए ना, तो उन्हीं को हम उनके अलग अलग रूप में यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखिए शब्द, क्या शब्द है ये, यज्ञ। क्या है ये, यज्ञ। अब देखिए तो इसमें कौन कौन से वर्ण होंगे, सबसे पहले है य के साथ क्या है, अ। आगे देखिए ज में कौन कौन से व्यंजन हैं, ज जमा ञ जमा अ जमा म पहले ही हलंत है। इसका मतलब क्या है कि ये अनुस्वार रूप में भी, जब यहाँ पर देखिए जब इसको इस रूप में लिखते हैं, इस रूप में अगर इसको लिखा जाए तो यहाँ पर म कैसे है, अनुस्वार रूप में है। जैसा कि हमने अयोगवाह में पढ़ा था, अयोगवाह में क्या पढ़ा था कि अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर है न व्यंजन है, किंतु ये स्वरों के साथ प्रयोग की जाती हैं। तो देखिए इसमें स्वर कौन सा है, अ है। अब अ के साथ इसको प्रयोग किया तो इसके ऊपर ये अनुस्वार रूप में इस प्रकार भी आ सकता है और इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये अनुस्वार, इसमें जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो म के रूप में यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे शब्द देखिए, जैसे अब उच्चारण कीजिए इस शब्द, क्या है शब्द ये, भित्तिकम। उच्चारण कीजिए, भित्तिकम। अब देखिए यहाँ पर भित्तिकम, कहीं पर लंबी ध्वनि तो सुनाई नहीं दे रही ना इसमें, ठीक है, भित्तिकम। तो सबसे पहले ब की, ब के साथ मात्रा कौन सी है यहाँ पर, ब के साथ कौन सी मात्रा है यहाँ पर, त्रिसवी। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ त्रिसवी। अब आगे देखिए भित्ति, भित्ति। तो यहाँ पर जो त की ध्वनि हमें सुनाई दे रही है वो किस रूप में है, उसके द्वित्व रूप में है, द्वित्व रूप में है ना। तो इसमें क्या है, इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर दो त का प्रयोग किया गया है, जिसमें पहला त तो कैसा होगा, बिना स्वर वाला होगा। पहला त कैसा होगा, बिना स्वर वाला होगा, और उसके पश्चात जो
प्रकार यह लिखा जाएगा, या इसको इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर द्वित्व त का प्रयोग किया गया है। ठीक है बच्चों, द्वित्व त। आगे देखिए, क जमा अ जमा म, भित्तिकम। उच्चारण भी करते हैं तो त की डबल होने की, द्वित्व रूप में होने की आवाज हमें स्पष्ट रूप में सुनाई देती है। उसी तरह से द्वित्व वर्ण वाला एक और शब्द देखिए, उच्चारण कीजिए इसका, कुकुरव। अब देखिए कुकुरव, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, क के साथ कौन सा उ है, कौन सा उ है यहाँ पर, त्रिशुभ। ठीक है बच्चों, त्रिशुभ उ है। तो उसके पश्चात देखिए, क को संस्कृत भाषा में इस प्रकार भी लिखा जाता है और इसको इसके आधे स्वरूप में ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, आधे स्वरूप में कुकुरव। तो यहाँ पर भी कैसा है, ये क का द्वित्व रूप है। क का कैसा रूप है, द्वित्व रूप है। तो इसको हम अलग अलग रूप में लिखेंगे इसको। अब देखिए, र के साथ कौन सा स्वर है, औ। ठीक है बच्चों, र के साथ कौन सा स्वर है, औ, कुकुरव। ठीक है बच्चों, कुकुरव। तो ये थे बच्चों हमारा आज का विषय, जिसका नाम है वर्ण विच्छेद अर्थात वर्तनी विश्लेषण। ठीक है बच्चों, या इसे वर्ण विन्यास भी कह सकते हैं, वर्ण वियोजन भी कह सकते हैं। वर्णों को उनके अलग अलग टुकड़ों के रूप में लिखना, अलग अलग रूप में लिखना, या उसके किसी शब्द के टुकड़े टुकड़े करके लिखना। ठीक है बच्चों, आप अपनी पुस्तक से अलग अलग शब्दों का चयन करें और उनका वर्ण विच्छेद करने का अभ्यास जरूर करें। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है बच्चों। धन्यवाद।